तो बच्चों नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे, 31 पे पहुंच चुके हैं हम रे ऑप्टिक्स के। चलो देखते हैं सवाल क्या बोला है इन्होंने, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए सवाल में इन्होंने दिया है इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड, अगर ऑब्जेक्टिव लेंथ फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की इंक्रीज कर दी जाए तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग। माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज बट टेलीस्कोप विल डिक्रीज। देखो भाई, हमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों की दोनों के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, हमें पता है, ठीक है। अब दोनों की जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका फॉर्मूला अलग अलग होता है। पहले मैं याद दिलाता हूं आपको माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। तो वो होता था m इज इक्वल टू में माइनस का v नॉट बटे u नॉट इंटू में d बटे एफ ई, ये होता था फॉर्मूला, ठीक है। ये d बटे एफ ई जो फॉर्मूला आता था, ये फॉर्मूला जब अगर हम चाहते थे कि इमेज कहाँ पे बने, इमेज बने इन्फिनिटी पे, फार पॉइंट पे, तो फार पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता था। और अगर इमेज बन रही है नियर पॉइंट पे तो फॉर्मूला हो जाता था बच्चों वी नॉट बटे यू नॉट इंटू में 1 प्लस डी बटे एफ ई, ठीक है। ये नियर पॉइंट के लिए फॉर्मूला था, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा इसी के लिए, अभी फिलहाल माइक्रोस्कोप की ही बात हो रही है, कि अगर जनरली हम देखें, जनरली हम देखें तो ये जो एफ नॉट की वैल्यू होती है, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो वेरी स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। और जो फर्स्ट इमेज होती है वो आई के बहुत क्लोज होती है, एंड फर्स्ट इमेज इज क्लोज टू आई पीस, ठीक है। इस हिसाब से जो वी नॉट की वैल्यू है वो लगभग एल के इक्वल होती है, मतलब उस माइक्रोस्कोप की ट्यूब लेंथ के बराबर होती है। तो अगर इस वी नॉट की जगह यहाँ एल रख दें हम, और यू नॉट की जगह एफ नॉट रख दें, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है तो ऑब्जेक्ट को लगभग वहीं पे रखेंगे हम, तो यू नॉट की जगह तो एफ नॉट हम रखने जा रहे हैं, ठीक है। और वी नॉट की जगह हम यहाँ एल रखने जा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे एम की वैल्यू आ जाएगी माइनस का एल बटे एफ नॉट और इंटू में 1 प्लस डी बटे एफ ई, ठीक बच्चों। ये तब फॉर्मूला काम करेगा जब नियर पॉइंट के लिए, मतलब ये नियर पॉइंट के लिए। अगर यही फार पॉइंट के लिए लोगे, फार पॉइंट के लिए, तो यही फॉर्मूला माइनस का एल बटे एफ नॉट और इंटू में डी बटे एफ ई, ये हो जाएगा फार पॉइंट के लिए, ठीक। वही दो फॉर्मूले इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मतलब जनरल में हम ये फॉर्मूला यूज करें। क्या मुझे यहाँ पे साफ साफ नजर आया कि m की वैल्यू 1 अपॉन एफ नॉट के प्रोपोर्शनल है, या ये कह लीजिए कि m की वैल्यू एफ नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस हिसाब से माइक्रोस्कोप में अगर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो उसका जो m है वो डिक्रीज करेगा। तो इस हिसाब से अब इन्होंने क्या कहा था, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को इंक्रीज किया तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर देखो यहाँ पे क्या हो रही है, फोकल लेंथ को इंक्रीज किया, डिक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन चेक करो, माइक्रोस्कोप पहला है, माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज, माइक्रोस्कोप की, ये तो गलत हो गया, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल इंक्रीज, इसको कुछ कह नहीं सकते, अभी इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा, ये भी गलत हो गया। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल डिक्रीज, मतलब या तो ये होगा या ये होगा, दोनों में माइक्रोस्कोप की जो फोकल लेंथ है वो सॉरी माइक्रोस्कोप की जो आपकी मैग्नीफाइंग पावर है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, दोनों में। तो ये तो सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। चलो अब बात करते हैं जरा फॉर्मूले की टेलीस्कोप के लिए। टेलीस्कोप का फॉर्मूला देखो क्या होता था बच्चों, तो उसके लिए m का फॉर्मूला होता था
माइनस में एफ ओ बटे एफ ई, ये तो था नियर पॉइंट, नहीं सॉरी फार पॉइंट के लिए कि इमेज फार पॉइंट पर बने, और नियर पॉइंट के लिए ये होता था माइनस का एफ ओ बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे डी, ये नियर पॉइंट के लिए था। ठीक बच्चों, तो इस हिसाब से अगर देखें तो m की वैल्यू एफ ओ के प्रोपोर्शनल आ रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है उसके प्रोपोर्शनल है m की वैल्यू। तो इसे बढ़ाएंगे, एफ ओ को इंक्रीज करोगे तो m भी इंक्रीज होगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी तो गलत हो जाता है क्योंकि इसमें तो दोनों को डिक्रीज किया है। आंसर बैठ गया हमारा डी। माइक्रोस्कोप की जो आपकी मैग्नीफाइंग पावर है वो तो डिक्रीज होगी और टेलीस्कोप की इंक्रीज होगी। यही हमारा आंसर हो गया डी। आसान सवाल था, बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जरा इसको भी ध्यान से समझते हैं क्या बोला है। इसने कहा द एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए, एक प्रिज्म लेते हैं जी हम आपका और उसका एंगल ले लेते हैं ए। ठीक है, ये प्रिज्म बना लिया हमने और इसका ये एंगल हो गया ए, प्रिज्म का एंगल। अब इन्होंने कहा कि वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर, इसकी एक सरफेस को सिल्वर कर दिया, एक सरफेस को सिल्वर कर दिया, इससे लाइट रे बाहर नहीं जा सकती। अब ये मिरर की तरह काम करेगा ये सरफेस। अब इसके आगे बोला लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, इस पर एक लाइट रे जो डाली है वो 2a एंगल पे डाली है। तो इधर का ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दे रखा है 2a। अब ये यहां से अंदर जाएगा जब प्रिज्म में तो ये इस तरीके से सीधा पहुंचेगा यहाँ। ठीक है, ये थोड़ा सा लग नहीं रहा 90 डिग्री, ऐसे मान लो इसको थोड़ा सा। ठीक, इस तरह से ये पहुंचा 90 डिग्री पे गिरा। अब आप कह रहे हो सर 90 डिग्री पे क्यों गिरा? क्योंकि इन्होंने कहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a है, ऑन फर्स्ट सरफेस रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ, क्योंकि ये यहाँ पे जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पे ये वापस लौट आया, उसी रास्ते पे ऐसे ही गया। अब वापस लौट के तो तभी आ सकता है ना जब कोई चीज मिरर पे 90 डिग्री पे गिरेगी तो वो 90 डिग्री पे ही वापस आ जाएगी। तो इसी तरीके से इसी रास्ते से वो वापस लौट आया। तो इसलिए पता चल गया मुझे कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इधर 90 होगा तो अंदर भी 90 होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है प्रिज्म का, तो बिल्कुल आसान है। एक काम करो, ये 90 होगा तो इधर वाला भी 90 होगा अंदर, ये ए होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल, ये ए है ये 90 है तो ये हो जाएगा 90 प्लस ए, या ये कर लो आप, इस एंगल को मान लो आप थीटा। ठीक है, और इस एंगल को मान लो आर। अब देखो ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम ए प्लस 90, किसी भी ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है प्लस थीटा, बराबर हो गया 180। इसे इधर लेके जाएंगे तो थीटा की वैल्यू 180 में से 90 गया, 90 बचा, ए गया तो 90 माइनस ए हो गया, ये थीटा की वैल्यू हो गई। अब थीटा निकल आया तो आर भी निकाल लो, तो आर कितना है आपका, आर है ये पूरा 90 होगा तो 90 में से थीटा माइनस कर दो, 90 माइनस थीटा, तो ये बन गया आपका बच्चों 90 माइनस थीटा की जगह रख दिया 90 माइनस ए, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 90 प्लस ए, 90 माइनस 90 कट गए तो आर की वैल्यू ए आ गई बच्चों, आर की वैल्यू, अंदर का ये एंगल ए है। अब यहाँ पे हम इस पॉइंट पे आपको दिखा दें, ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैंने ब्लू कलर का डॉट लगाया है, इस पॉइंट पे हम स्नेल्स रूल लगाने जा रहे हैं। साइन आई बटे में साइन आर बराबर म्यू, आई की वैल्यू तो 2a है और आर की वैल्यू हमने निकाल ली a, तो ये बन गया साइन 2a बटे में साइन आर मतलब a बराबर म्यू। अब यहां से म्यू ही पूछा था शायद इन्होंने, हाँ म्यू पूछा था। अब ये म्यू की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हो, साइन 2a का फॉर्मूला खोल दो, साइड में लिख देता हूं मैं, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, तो इसको लिख दिया 2 साइन a इंटू कॉस a और बटे में साइन a, साइन a से साइन a कट गया,
म्यू की वैल्यू आ गई बच्चों 2 cos A। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2 cos A। तो आसान सवाल था ये, कुछ नहीं है, बिल्कुल बच्चा सवाल है। चलो आगे बढ़ो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला इन्होंने ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू ए प्लेनो कॉनकेव लेंस। देखो भाई, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इस टाइप का, ठीक है, उसको फिक्स कर दिया एक प्लेनो कॉनकेव लेंस के अंदर। तो इधर बना दिया कॉनकेव लेंस, ये बना देते हैं हम इधर कॉनकेव लेंस। देखो इधर हो गया ये प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, और इधर हो गया ये प्लेनो कॉनकेव। फिर इन्होंने कहा ये दोनों डिफरेंट मटेरियल के बने हैं, इसका मटेरियल μ1 है, इसका मटेरियल μ2 है। रेडियस दोनों की बराबर होगी, रेडियस दे रखी r, दोनों की एक जैसी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। मान लो पहले लेंस की फोकल लेंथ है f1, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ है f2, तो इनके कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इसके लिए आपको दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग चाहिए। पहले उसको कैलकुलेट कर लिया जाए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, पहला लेंस लेते हैं और उसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। इसकी रेडियस इधर r है और इधर इसकी रेडियस इन्फिनिटी है। μ1 इसका आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसकी फोकल लेंथ 1/f1 बराबर, फॉर्मूला लगाइए, μ1 -1 इंटू 1/r1, r1 तो हो गई ये रेडियस और r2 हो गई ये, तो फॉर्मूला 1/r1, r1 हो गया इन्फिनिटी, माइनस 1/r2, r2 हो गया आपका माइनस का r। ठीक है बच्चों, ये आ गया μ1 -1 इंटू में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, 0 + 1/r। इसको लिखेंगे μ1 -1 बटे में r बच्चों, μ1 -1 बटे r, 1/f1। तो f1 की वैल्यू आ गई बच्चों r बटे μ1 -1। पहले लेंस की फोकल लेंथ आ गई। बिल्कुल इसी तरह दूसरे लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे, वो है कॉनकेव लेंस, उसकी इधर की रेडियस है r, इधर की रेडियस है इन्फिनिटी, ये r1 की वैल्यू है, ये r2 की वैल्यू है। 1/f2 μ2, इसका μ2 -1, 1/r1, r1 की वैल्यू तो हो गई माइनस में r, और 1/r2, r2 की वैल्यू इन्फिनिटी, वो हो गया 0। तो ये सॉल्व करके आ गया 1/f2 बराबर μ2 -1, और माइनस ये तो 0 बन चुका है, माइनस का 1/r माइनस 0, 0 को छोड़ दो, तो ये f2 की वैल्यू सीधे लिख देता हूँ r बटे में μ2 -1 और माइनस बाहर, ये आ गई f2 की वैल्यू। अब दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं बच्चों, 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2। f1 की वैल्यू ये है, इसको उल्टा करके लिख दो, μ1 -1 बटे r, और f2 की वैल्यू ये है, इसको उल्टा करके लिख दो, तो प्लस माइनस में μ2 -1 बटे r, ये माइनस में इसलिए इसका माइनस 1/f1 प्लस 1/f2, f2 की वैल्यू रखी तो माइनस में थी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा μ1 -1 बटे r, फिर माइनस μ2 -1 बटे r। ये आ गया सॉल्व करके μ1 -1 माइनस μ2 +1 और बटे में r, -1 +1 कट गए, μ1 माइनस μ2 बटे में r। ये f इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 1/, तो f इक्विवेलेंट के लिए इसको उल्टा कर दो, तो r बटे μ1 माइनस μ2। ये हो गई बच्चों आपकी आंसर r बटे μ1 माइनस μ2। तो ऑप्शन r बटे ये आ गया सी।
ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। तो ये अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, ठीक है, ध्यान से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टेलीस्कोप का सवाल है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर 9 दी है। याद करो टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती थी, एफ ओ बटे में एफ ई, इसकी वैल्यू तो 9 दे दी। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर दिया है फॉर पैरेलल रेज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 20 सेंटीमीटर। तो पैरेलल रेज के लिए जो आई पीस और ऑब्जेक्टिव के बीच की डिस्टेंस है उसको ही तो कहते थे ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ बोलते थे ना उसको। तो उसकी वैल्यू, ट्यूब लेंथ की वैल्यू दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था वो भी याद कर लो। तो वो होता था सर एफ ओ प्लस एफ ई बराबर 20। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके एफ ओ और एफ ई की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से एफ ओ की वैल्यू निकालें तो 9 एफ ई, और इसको उठा के यहां रखते हैं एफ ओ की वैल्यू। तो 9 एफ ई प्लस एफ ई बराबर 20, 10 एफ ई बराबर 20। तो एफ ई बराबर आ गया बच्चों 2। इसका मतलब आईपीस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 2 है। एफ ई को उठा के यहां रख दो। तो एफ ओ की वैल्यू आ गई 9 इंटू 2, 18 सेंटीमीटर। तो आंसर हो गया 18 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आसान सवाल था ये, तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था, बहुत आसान था। चलो आगे बढ़ो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या बोला इन्होंने, व्हेन ए बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है मतलब दोनों तरफ की सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू वो 1.47 दिया है बच्चों, ठीक है। डिप्ड इन ए लिक्विड, इसको उठा के एक लिक्विड के अंदर डाल दिया, ठीक है, डाल दिया जी, ठीक है। फिर यहां से ये जैसे ही इस लिक्विड के अंदर डाला तो ये एक प्लेन शीट की तरह बिहेव करने लगा, बिहेव्स लाइक ए प्लेन शीट, प्लेन शीट की तरह ये बिहेव करने लगा। तो ये बात क्या इंप्लाइज करती है ये बताया इन्होंने कि लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा होगा, ग्लास के इक्वल होगा, 1 से कम होगा, लेस देन 1, ग्रेटर देन द ग्लास, ग्लास से ज्यादा होगा, या लेस देन ग्लास, ग्लास से कम होगा। भाई साहब आपको एक बात बताएं सीधी सी, जब आप किसी लेंस को लिक्विड में डुबोते हो, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है तो उसका बिहेव सेम रहता है, मतलब अगर वो कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग ही रहता है, और अगर वो डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग ही रहता है। लेकिन अगर आप लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रखते हो तो वो कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग में कन्वर्ट हो जाता है, या डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर रखते हो तो फिर वो लेंस नहीं रहता, वो एक प्लेन शीट बन जाता है, या ये कह लो कि वो एक सीधे सीधे एक ग्लास का बना हुआ आपका ऑब्जेक्ट कह सकते हो, मतलब वो लेंस नहीं रहता, वो आप उसको आप सीधी सी लैंग्वेज में बोल सकते हो स्लैब, स्लैब बोल सकते हैं कि वो स्लैब की तरह काम करने लगता है। अब यहाँ पे ये एक प्लेन शीट बन गया, मतलब एक स्लैब की तरह काम कर रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा। जब उस पे लाइट डालोगे तो वो लाइट ना सीधी निकल जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है। तो यहाँ पे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस, लेंस के ग्लास के
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्शन बैठ गया भाई साहब आपका ए ऑप्शन है, बाकी सब गलत। तो आसान है ये ना, पॉइंट आपको याद होना चाहिए, जो जो मैंने बातें बोली है उनको ध्यान करो कि क्या बोला है मैंने। ठीक है, मैंने बोला है कि जब किसी लेंस को लिक्विड में डुबोते हो, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है तो वो उसकी नेचर को बदल देगा, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है तो उसकी नेचर झुकी तू रहेगी, कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग रहेगा, डाइवर्जिंग है डाइवर्जिंग रहेगा। लेकिन अगर उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है तो वो लेंस ही नहीं रहता, वो एक स्लैब की तरह काम करने लगता है। ठीक है, लिक्विड स्लैब की तरह काम करने लगता है, वही इन्होंने दिया था। तो इसलिए यहाँ पे जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सॉरी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों बराबर है। ठीक, तो आसान सा सवाल था। चलो, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो तो आपको पता ही है, मैं बाद में बोलता हूँ, और कर दिया करो यार। ठीक है, और प्रमोट करो थोड़ा सा ताकि ये चैनल थोड़ा ग्रो करे। मेहनत कर रहे हैं यार इस पे आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है। चलिए, बाकी कल मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। आई विश आप सभी सेलेक्ट होंगे अच्छे मार्क्स के साथ। चलिए, कल मिलेंगे।